सीधी तस्वीरें देख रहे थे, आपने देखा किस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से मोदी सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये बजट बिल्कुल भी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि किसान जिस उम्मीद के साथ इस बजट को देख रहा था, आम इंसान, व्यापारी जो तमाम उम्मीदें इस बजट से लगाकर बैठा था, उनमें से किसी की भी यहाँ पर उम्मीद पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, ऐसे पहले भी जब भी कभी बजट आता है विपक्ष की ओर से शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि सरकार की ओर से कोई बजट पेश किया गया हो और विपक्ष ने उसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया हो कि सरकार की ओर से देश की तरक्की के लिए या आम जन की भलाई के लिए, हर किसी सेक्टर के लिए अच्छा यहाँ पर बजट पेश किया गया है। बहरहाल इसी पर हम बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें, हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर श्वेता तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई है। श्वेता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी बहुत बहुत नमस्कार जी आप सभी को मेरा। जी श्वेता मैम, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि जिस तरीके से आज जो बजट यहाँ पर पेश किया गया है, इस बजट की तीन प्रमुख बातें जो आपको वाकई बहुत अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इन तीन प्रमुख बातों से देश आगे तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, शिक्षा एक बहुत बेहतरीन स्तंभ है किसी भी शक्तिशाली देश के लिए, मेरा मानना है। और जिससे संबंधी व्यवस्थाओं पर इस बजट में ध्यान दिया गया है, शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को भी बहुत ही अच्छी तरीके से खास पहलू की तरह इसमें देखा गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हर बजट में कुछ नई चीजें आई हैं जो वाकई में सराहनीय है। जैसे कि मैं कहूं कि रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर अच्छे से इसमें सराहनीय कदम लिए गए हैं। रिसर्च तो बहुत ही अहम हिस्सा है देश का, और अगर उसको हम आगे लेके आते हैं जरूर ही एक अच्छा विकसित देश इसको डेवलप कर लेंगे। तो रिसर्च पे काफी अच्छा ध्यान दिया गया है। दूसरा मैं बताऊं कि जो एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात उन्होंने करी है, वो भी बहुत सराहनीय है जी। अभी तो कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिसपे मैं थोड़ी सी निराशाजनक रही हूँ उसके अंदर। अगर मैं मानूं कि इस पेंडेमिक में शिक्षा को बहुत ही बुरा असर उस पर पड़ा है जी। अधिकांशतः हमारे भारतवर्ष का 60% बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। तो इस पेंडेमिक में जो सरकारी स्कूल वाला बच्चा कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह गया इस साल। तो जो एक कदम ये जो सरकार ले सकती थी, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम ये था कि वो जो AI बेस्ड जो ऑनलाइन टूल्स हैं उनको आप आगे तक ले जा सकते हैं, नए टूल्स डेवलप करें जिससे गांव-गांव का बच्चा है वो इस टेक्नोलॉजी के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक ये कहें कि थोड़ा सा इससे एडिटेड थोड़ा सा कम हो पाए कि किस तरह से हमें टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो उस हिसाब से बच्चे हमारे थोड़े से सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो शिक्षा से थोड़ा सा वंचित रह गए। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कदम लेने की जरूरत बजट के अंदर जी। श्वेता मैम, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे भी हैं जिनको लेकर आम इंसान तो निराश है ही, आपने भी कहा कि आपको भी इस बात से निराशा हुई है कि जिस तरीके से जो उम्मीद सुबह से लोग लगाकर बैठे हुए थे कि वाकई ही हमारे सेक्टर में सरकार की ओर से इस क्षेत्र में एहतियात बरता जाएगा या कुछ बढ़त यहाँ पर हासिल होती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बताया कि इन सेक्टर्स से लोगों को निराशा हुई है, क्या मानती है हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से इस बार सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि बजट यहां पर दिया गया है, तो आपको लगता है कि उस सेक्टर में ज्यादा बजट देने की वजह से बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन पर सरकार अपनी नजर नहीं डाल पाई? देखिए, एक शिक्षा का क्षेत्र तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन देश के विकास के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को साथ में लेके चलना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी जो फैक्टर है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बजट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए कि हमें सारी चीजों को साथ में लेकर चलना है। और हाँ, हम हर किसी सेक्टर को बहुत ज्यादा खुश नहीं कर सकते, कहीं पे कुछ कम कुछ ज्यादा करना होता है। लेकिन क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि शिक्षा के कहीं ना कहीं पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसमें से कि अभी मैंने आपको बताया रिसर्च डेवलपमेंट बड़ी चीज होती है किसी भी देश के लिए, तो वो हर बजट पीछे कर जाता था, हर साल का जो बजट आता था। लेकिन इस सराहनीय कदम है जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट को वो आगे लेकर गई हैं। व्यवस्थाएं भी होना बहुत जरूरी है हमारे देश में, कि जिस तरह से ये महामारी अचानक से आई और हमें बहुत सारी समस्याओं के साथ जूझना पड़ा। और अभी मैं कहूँ कि जो भी स्कीम हम जो बना रहे हैं तो उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेह में भी यूनिवर्सिटी जी लेह में भी यूनिवर्सिटी खोलने की बात सरकार की ओर से कही गई है, उसे आप कितना अच्छा कदम मानती है? ये बहुत अच्छा कदम है।
मैं ये मानती हूँ, देखिए जो हमारा टाइम पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये आत्मनिर्भर भारत का जो हमें एक नया जो जिस तरह से हमें कि हमें खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम अपने ही देश में तरह तरह की नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट करें, नई चीजों के साथ हम आगे बढ़े। तो जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी खोली गई है, तो यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी खोली गई है तो ऑब्वियसली रोजगार बढ़ेगा, नई अपॉर्चुनिटी के लिए आएंगी, हमारी चीजों में लोग बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो उन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने का दिया है, ये बहुत ही नई चीज है और मैं प्रशंसा करती हूँ। दूसरा मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी जी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि देश में एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत समस्या चल रही है। तो जिस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट समझ रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि आज के टाइम पे जिस एक स्लैब में जिसमें आपको जो सैलरी मिलनी चाहिए उसमें नहीं मिल रही है, आपकी एजुकेशन ज्यादा होती है और सैलरी कम होती है, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए भी मैं मानती हूँ कि भारत देश में जो एड्यूटेक कंपनी जो होती है डोमेस्टिक, जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके लिए भी हमें एक फैक्टर जो है, जो बजट का एक हिस्सा है, उसको अलोकेट करना है ताकि हमारे देश में और रोजगार के अवसर बढ़े, लोग पढ़े लोगों को अच्छे से नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी, शिक्षाविद के साथ साथ मैम आप एक महिलाएं भी हैं, तो आपको क्या लगता है महिला होने के नाते जिस तरीके से आज जो बजट आया उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बजट से पहले जब तमाम महिलाओं से हमने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि गैस के ऊपर जो पहले एमएसपी थी मोदी सरकार की ओर से वो हटा दी गई, तो उम्मीद करते हैं कि उसको दोबारा से शुरू कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, सब्जी जिस तरीके से महंगी होती हुई नजर आ रही है और तेल जिस तरीके से महंगे हो रहा है, तो सबने कहा था कि एटलीस्ट खाने पीने की जो चीजें हैं उन पर मोदी सरकार की ओर से कुछ इस तरीके का यहाँ पर बजट लेकर आए कि आने वाले दिनों में जो महिलाएं हैं जिन्हें घर चलाने में दिक्कत होती है वो परेशानी का ना सामना करना पड़े। उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं इस अपने आप को एक भाग्यशाली महिला समझती हूँ, या कहिए कि मैं जिस देश में हूँ वहाँ की वित्त मंत्री महिला है और महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। तो जिस तरह से मैं मानती हूँ कि जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं वो भी शायद इस दर्द को समझती होंगी कि एक महिला किस तरह से अपना घर का राशन चलाती है, क्योंकि तो जनरली जो आदमी लोग होते हैं वो एक पोर्शन एक महिला के हाथ में दे देते हैं कि भाई सेक्टर है, आप इसको हैंडल करिए, और आपके पास एक लिमिट बजट होता है जिसके अंदर आपको सब चलाना होता है, क्योंकि बजट में ही आपको पूरा महीना चलाना है अपना। तो ये एक महिला की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हमारा जो नॉर्मल जो बार बार चार्जेस बीच में बढ़ते रहते हैं, जो हमारी गैस पे भी बीच में साल में 2-3 बार बढ़ी जाता है अमाउंट, तो ये कहीं ना कहीं मन में एक डर तो रहता ही है। और मेरी ये गुजारिश ही रहेगी हमेशा सरकार के साथ में कि थोड़ा सा इन चीजों में भी हमें मंदी करनी चाहिए ताकि आम आदमी के पास बहुत ही सरलता के साथ ही सारा सामान उनको मिल जाए। चावल के में भी देखा जाए तो बहुत बढ़ोतरी हुई है पहले से, ये भी एक सोचनीय बिंदु है हमारे लिए। जी चलिए श्वेता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ बातचीत करी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें जिस तरीके से आज बजट पेश किया गया है उसके बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को लेकर जिस तरीके से उम्मीद यहां पर जताई जा रही थी, तो तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि किसानों के नाम का जिक्र जरूर यहां पर किया गया है, लेकिन अभी तक जिस उम्मीद के साथ किसान इस बजट पर नजरें लगाकर बैठे हुए थे वो उम्मीदें यहां पर पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते तो आपको बता दें हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ शीतल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई है। शीतल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शीतल जी, जिस तरीके से आज का जो बजट आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से शुरुआत में कहा गया था पहले कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ये बातें कही गई थी, और सेम वही डायलॉग कह सकते हैं, सेम वही बयान जो है वह संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बोला गया। उन्होंने कहा इस बात पर हम अभी भी कायम है, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, इसमें कोई मेरे ख्याल से शक होना नहीं चाहिए कि प्रयास पूरा चल रहा है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। और अगर इस बजट को हम देखें तो इस बजट में कृषि के दृष्टिकोण से बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। 89,000 करोड़ से लेके 1.18,000 करोड़ काफी बड़ा इसमें जंप है। और दो बातें इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं वो मैं सभी को बताना चाहूंगा, आपको विशेष तौर से, कि पहली बात तो गवर्नमेंट ने ये अब के बजट में स्पष्ट कर दिया है, अपने कृषि बजट की घोषणा करते हुए जो पहला बिंदु उन्होंने लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि पिछले दिनों से आंदोलन चल रहा है किसानों का, और उस आंदोलन में एक बात रखी गई कि सब एमएसपी समाप्त हो जाएगा।
तो पहली बात तो गवर्नमेंट ने ये बहुत साफ कर दी है कि एमएसपी समाप्त नहीं होने वाला। जी। दूसरा बात उन्होंने बताई कि पिछले बार के मुकाबले ज्यादा किसानों ने अब के बार एमएसपी पे अपना माल बेचा है और ज्यादा राशि किसानों को इस बार दी गई है। और पल्सेस जिन फार्मर्स ने बेची है, दालें दलहन जिन्होंने बेचा है, उनकी संख्या में तो लगभग 40 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो पहला महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस बजट का, मुझे लगता है वो ये है कि भारत सरकार ये स्पष्ट करने में सफल रही है कि हम एमएसपी को समाप्त नहीं कर रहे हैं और एमएसपी के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए भी उन्होंने जो बजट का प्रावधान किया है उसमें बढ़ोतरी करके वो प्रावधान किया गया है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो एक आज खास चर्चा में बात आ रही है कि किसानों के नाम पर यानी एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक सेस लगाया गया जिसमें 2.5 रुपए और 4 रुपए की डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है। इस पर किसानों का एक सोचना थोड़ा सा भिन्न होना चाहिए। ये बात सही कि किसानों से भी जब वो अपना डीजल से अपना ट्रैक्टर चलाएंगे या अपनी कार वो रखते हैं वो चलाएंगे या और कृषि उपकरणों को चलाने में अगर वो डीजल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक सोचने वाली बात है कि ये पैसा उनसे लिया जा रहा है, लेकिन जो जनसाधारण से पैसा लिया जा रहा है जी, किसानों के अतिरिक्त जो जनसाधारण से पैसा लिया जा रहा है वो सारा मिलकर किसानों के विकास में ही काम आएगा। तो इसमें किसानों की किसी प्रकार की आपत्ति हो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ में आने वाली बात भी नहीं है ये जी। तो किसान इसमें सोचें कि उनके विकास के लिए। दूसरा, जो आप अभी गृहिणी को लेकर बात कर रहे थे वो बात किसान पे भी लागू होती है जी। कि जब सरकार कोई बजट बनाती है तो सरकार को कहीं से पैसा लेना होता है और कहीं पैसा देना होता है, इसी का नाम बजट है, मैं जहां तक समझ पाया हूं। और अभी जो परिस्थितियां हमारे सामने थी वो परिस्थितियां थी कोरोना की परिस्थितियां। सही कहा। हमारा जो जीडीपी था वो -17 या 27 तक चला गया था। ऐसी परिस्थितियों में जो बजट आता है उसको हम बजट को वैक्सीन बजट भी कह सकते हैं। तो ऐसा बजट जब आता है तो जो वैक्सीन जब आप किसी को लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दर्द भी होता है, उसको साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत फीवर भी हो सकता है। तो जिन परिस्थितियों में ये बजट बनाया गया उसमें मुझे लगता है कि भारत सरकार ने किसान। तो शीतल सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से पीएम मोदी की ओर से कहा गया था, वैक्सीनेशन जब शुरुआत की गई थी इसकी, तब उनकी ओर से कहा गया था कि कुछ कड़वी दवाइयां पीनी पड़ेगी, तो लगता है ये कड़वी दवाइयां वही है? नहीं, दवा कड़वी तो नहीं। अगर कृषि के क्षेत्र की हम बात करें, और क्षेत्रों के बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में कहा जाए तो मैं समझता हूं कि ये कड़वी दवा नहीं है। किसानों को अच्छा संरक्षण, जितनी राशि उनके पास थी, देखिए एक पिता और पुत्र के बीच जब बजट की बात करते हैं तो पुत्र की मांग हमेशा ज्यादा रहती है और पिता के पास जितने सीमित संसाधन होते हैं, जैसे संसाधन होते हैं उन्हीं के अंदर उसको अपना घर चलाना होता है। कहीं से कटौती करके कहीं बढ़ा सकते हैं, कहीं से दूसरी जगह बढ़ा दिया तो एक जगह कटौती करनी पड़ेगी, और इसी का नाम बजट की प्रक्रिया है जी। तो किसानों को जो दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से जो दिया गया है, उनकी जो राशि में बढ़ोतरी की, देखिए अन्य बजटों के मुकाबले आप देखें और सेक्टर जो हैं इन्होंने। ठीक है जी, बिल्कुल शीतल सर, हमारे पास इतना वक्त नहीं, वरना आपसे और भी बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, एक आखिरी कमेंट चाहूंगी आपसे। जी बिल्कुल जी। श्वेता जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ जी। एक आखिरी कमेंट चाहूंगी आपसे। जी जी, देखिए अभी जो सर ने एक बात बोली थी कि ये जो हमारा बजट आया है वैक्सीन बजट है, मैं भी कहीं ना कहीं इस कमेंट से बहुत एग्री हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए अभी इस टाइम पर देश को सबसे ज्यादा मुझे लगता है फोकस करने की जरूरत है, एक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट पे, दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। जो हमारे देश का जो यूथ है उसको आपको सही जगह चैनलाइज करना है ताकि वो एक नई एनर्जी और सकारात्मक एनर्जी के रूप में आए और हमारे देश के विकास में लगे। तो इसलिए इस बजट में जो फोकस जो करना है, हमें एजुकेशन सेक्टर को ज्यादा करना है ताकि जितनी भी स्कीम बनी है वो धरातल पे उतरे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर पाए। ठीक है श्वेता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।